नमस्कार। अभिषेक तिवारी के साथ बिहार पे चर्चा। और देखिए अभिषेक जी हमें छोड़कर निकल गए थे कर्नाटक में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा कि क्या हम बिहार पे चर्चा नहीं करेंगे, तो ये कर्नाटक में बिजी थे और मेरे ख्याल में कल ही लौट कर आए हैं शायद वापस बिहार। तो मैंने आपके लिए एक पूरी लिस्ट तैयार की है अभिषेक जी। जी और सर। जो कुछ हम लोगों से पिछले शो और इस शो के बीच में मिस हुआ है, वन बाय वन सभी पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जरूर। शुरुआत करूंगा जो अभी जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है मोतिहारी से। इसमें हम्म। क्या ग्राउंड चीजें आ रही हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इसमें जो रियल फिगर है वो कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है। आ, सबसे पहले तो हर्ष सर के सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोगों ने वीक में या 2 वीक में तो प्लान किया ही था, लेकिन बीच में कर्नाटक इलेक्शन आ गया तो मुझे जाना पड़ा। पर आई मेक श्योर कि कर्नाटक इलेक्शन का भी एनालिसिस हम हर्ष सर के साथ करेंगे, जो ग्राउंड जीरो पे मैंने जाकर के वहां पे देखा। अब हाँ, सर मतदान की आपके तिथि सब। नजदीक आएगी तब बिल्कुल चर्चा जी। करेंगे। हाँ। अब जब आपके सवाल ये देखिए, मोतिहारी में ही नहीं सर, इसके पहले आपको याद होगा कि सारण में लोग मरे थे, तो हाँ। हाँ। सरकार का आंकड़ा 70 लोगों का था। लेकिन मैंने आपके चैनल पे कहा था, चिराग जी से भी मेरी रिसेंटली बात हुई है, इस हम्म। मुद्दे पे भी बात हुई है कि मोतिहारी में वो जा रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो मोतिहारी में उनकी टीम जा रही है और वो लोग हम्म। रियल आंकड़ा और फैक्ट्स एंड फिगर लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। हम्म। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि ये सारण में भी 200 लोग मरे थे तो 70 लोगों की आंकड़ा बताया गया था। अब यहाँ मोतिहारी में भी फैक्ट्स छुपाए जा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ा सर उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है सर। मैंने अभी जो लेटेस्ट खबरें पढ़ी हैं 19 लोगों का भी है, पता नहीं अब क्या है बाकी। सर देखिए, अभी जितनी मुंह उतनी बातें हैं। अभी सरकारी आंकड़ा 19 का है, लेकिन कोई 50, कोई 70, कोई 65 बोल रहा है। लेकिन हम्म। ग्राउंड जीरो पे जाएंगे तो पता करेंगे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई पहली सरकार नहीं है सर। देखिए, जहरीली शराब से पीने के बाद जो लोग मरते हैं, अक्सर आंकड़े छुपाए जाते हैं। और बिहार सरकार में जब से ये शराब के ऊपर ये बना है कानून, उसके बाद से देखिए लगातार शराब पी करके जो लोग मारे जाते हैं, वो फेलियर रहा है सर सरकार का। क्योंकि आप किसी की चॉइस पे, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, गलत हो सकता है सही हो सकता हूं, आप थोप नहीं सकते। शराब कोई जहर ही नहीं है, लेकिन इसके लिए अच्छे कानून बनाए जा सकते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक में इतनी शराब बिकती है, लेकिन वहां इस प्रकार की खबरें कम आती हैं। क्यों कम आती हैं? नहीं, गुजरात में भी शराबबंदी है, वहां भी इस तरह की खबरें कम आती हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ गुजरात में शराबबंदी है, वहां भी कम खबरें आती हैं। और अगर केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा शराब बेची जा रही है और वहां भी खबरें नहीं आ रही हैं, तो इसका कुछ इससे लेना देना नहीं है। इसका एक माफिया से लेना देना है। कच्ची शराब, स्प्रिट, ये कौन लोग बनाते हैं, इसके पीछे किसका बैकअप है, ये तो बिहार पुलिस को ही पकड़ना है। और लेकिन भी बिहार पुलिस शायद अभी थोड़ा मनीष कश्यप वाले प्रकरण में ज्यादा बिजी है। तो 2-3 बैंक भी बीच में लूट लिए गए थे सर बिहार में। लेकिन सम्राट चौधरी ने तो आज बयान दे दिया कि नीतीश कुमार जी ने जो है बिहार की पुलिस के हाथ में चूड़ियां पहनवा दी हैं। वो देखो अतीक अहमद को कैसे मरवा दिया वहां योगी ने। बयान दिया है सम्राट चौधरी ने हाजीपुर में, जी पता नहीं कहाँ। जी 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 जी। आपसे कोई बात छुपी नहीं रहती हर सर, बिल्कुल आप फैक्ट्स पे नजर रखते हैं। तो एक बार हम लोग उस एपिसोड को रिकॉल कर ले, जब मैंने कहा था कि सम्राट चौधरी जब बीजेपी के, बिहार बीजेपी को लीड करेंगे, तो हम्म। वो राजद की भाषा में या फिर नीतीश की भाषा में नीतीश को जवाब देंगे और वो चूकेंगे नहीं। तो उन्होंने और 2 तेवर ट्वीट उनके और। उसी तरह के हैं, सही बात है। बिल्कुल, क्योंकि वो स्वयं कुशवाहा समाज से आते हैं। हम्म। आपने कहा था कि किस प्रकार से देखिए केशव प्रसाद मौर्य को हैंड पिक किया गया और कहां से कहां पहुंच गए। और अब हाँ। बिहार में भी वही दोहराई जा रही है। लेकिन इसमें जो बड़ा डेवलपमेंट ये है ना सर, कि ये जो सम्राट चौधरी हैं, ये अटैक करते हैं बेखौफ अंदाज में। और सबसे अच्छी बात है, अब देखिए इस चीज में अभी वो लगातार, ये जो मैंने कहा कि 2 बैंक भी बिहार में लूट लिए गए, तो मैंने बैक टू बैक ट्विटर पे तस्वीर लगाई थी कि एक बिहार और यूपी के बीच कितना अंतर है। क्योंकि उसी दिन असद का इनकाउंटर हुआ था और दूसरे दिन जो है बिहार में बैंक लूटा गया था और पुलिसकर्मी जो वहां पे एक्चुअली सुरक्षा कर्मी थे, उसको भी गोली लगी थी। तो ये एक
अंतर है, जो इस वक्त लॉलेसनेस है, यहाँ पे लॉ और ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया, उसका असर है। क्योंकि आप देखिए सर, रामनवमी के दंगे को भी देखिए, हम वो लोग कवर नहीं कर पाए उसमें। जिस प्रकार से बिहार पुलिस ने बिहार शरीफ में दंगों में सिर्फ 5 हिंदुओं को पकड़ा और उनके नाम सार्वजनिक कर दिए, आपको भी लगेगा कि पत्रकार के दृष्टिकोण से ये हास्यास्पद है, क्योंकि एक ही समाज का लोग कैसे दंगा कर सकता है। वहां एक हिंदू बच्चे की हत्या भी हो गई है। लेकिन यही सब बताता है कि माई समीकरण पे इस सरकार का फोकस है और माई समीकरण को प्रोटेक्ट करने के मूड में आ गई है। तो उसका दूसरा असर होता है कि अगर आप माई समीकरण को प्रोटेक्ट करेंगे तो किसी को असहज करेंगे, और बहुत तेजी से नीतीश कुमार का कुर्मी और कोयली, ये दोनों वोट, लौ कुश वोट बहुत तेजी से टूट रहा है, और नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं सर जी। तो मतलब कुल आपके कहने का मतलब यही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है, और शराब से लोगों का मारा जाना, बैंक लूट लिया जाना, ये सब घटनाएं बिहार शरीफ में जो रामनवमी पर हुआ, ये सब घटनाएं दर्शाती हैं कि इसमें सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है, और एक जो खास तरह का कहना चाहिए कि एक विशेष वर्ग को सोचकर फैसले ले रही है कि साहब हम इस इसका मामले में ये करना है। इसमें जैसे कि ममता बनर्जी ने रामनवमी के मौके पर साफ कह दिया था कि रमजान में मुसलमान तो कुछ गलत करते ही नहीं है, गलत तो हिंदू ही करते हैं रामनवमी पे। और फिर बाद में वहां से हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि तो छतों पे ये जो पत्थर रखे हुए थे ये कि 15 मिनट के अंदर अरेंज हो गए, कई कई ट्रक भर के पत्थर लोगों के छतों पे तो पहले से ही जमा कर लिए गए थे। तो बिहार की भी देखिए, स्थिति उसी राह पर बिहार भी चल रहा है। नीतीश बिल्कुल कुमार। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हाँ। 2 मिनट में एक्सपोज करता हूं सर। हम्म। सासाराम में भी रामनवमी जैसा ही, रामनवमी के समय, रामनवमी के एक दिन बाद सासाराम में हुआ। सासाराम इंटरेस्टिंग इसलिए कि रामनवमी के बाद शुरू हुआ। अब जहां पे 2021 में पुलिस टुकड़ी पे अटैक किया था, जिस कम्युनिटी के लोगों ने अटैक किया था, उन्होंने ही इस बार भी वहां पे अटैक किया, बम बनाए। तो सरकार ने कहा कि बम नहीं, पटाखे थे। खैर, सरकार कह सकती है, पुलिस कह सकती है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से लगातार मदरसे के पास, मस्जिद के पास, बांका में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। और सरकार अगर छुपा ही लेगी, बिहार पुलिस छुपा ही लेगी, मनीष कश्यप को जेल में डाल करके मैसेज दे ही दिया है कि जो ज्यादा बोलेगा उसको हम जेल में डाल देंगे। तो ये तमाम चीजें चल रही है कि मतलब आप ज्यादा बोल भी नहीं सकते। ग्राउंड रिपोर्टिंग भी नहीं करने दिया गया था रामनवमी के पूरे, आप प्रकरण को देखेंगे तो बिहार शरीफ हो या सासाराम, हम लोगों को ग्राउंड रिपोर्टिंग भी नहीं करने दिया गया प्रॉपर ढंग से। जो पुलिस कह रही है उसी को तो मानिए और मीडिया ने उसी को खबरें नहीं सुनिए। छापी वहां पे, मीडिया अखबारों में ने दैनिक खबरें जागरण, भास्कर वगैरह ने क्या छापा हुआ? नहीं छापा, लेकिन जो सरकार बोलेगी, बिहार पुलिस बोलेगी, वही छाप रहे हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने कंट्रोल किया है इसको। तो ये एक बात है। लेकिन मनीष कश्यप पे बड़ा दुख हुआ मुझे, एनएसए लगा दिया मनीष कश्यप पे, ये तो बड़ा दुखद हुआ है। ठीक मैं है वही कि कह रहा वो, मैं मानता हूं कि चलो युवा है, पत्रकार है, कुछ गलती उससे हुई है। यार एनएसए लगा देना ये तो बहुत भयंकर है। तो आप समझ लीजिए, मतलब एक तरह से बस आतंकी गतिविधि वाले वो हैं ये तो धाराएं सब। नहीं, हर हर यही इंसान पर नहीं ऐसे यूज होती है चीजें। उसके बहाने मैसेज दिया गया। देखिए, बिहार में डिजिटल युग जब आया, ये मोबाइल पत्रकारिता या डीएसएलआर या कैमरा माइक लेकर के जो 3-4 हजार रुपए में भी शुरू करके अपने गांव के आसपास ही कुछ कर रहा था, सरकार की नाकामियों को दिखा रहा था। जैसे पोखर, कई पोखर बन जाते हैं बिहार सरकार में जहां पे पोखर होता ही नहीं, वहां पे पूरी की पूरी क्रिकेट फील्ड होती है, लेकिन वो जो है कागजों में पोखर होता है। तो इन प्रकार के चीजों को एक्सपोज कर रहे थे लोग। अब बड़ी तकलीफ में थी सरकार इससे। तो उन्होंने मनीष कश्यप के बहाने एक मैसेज दिया कि अगर मनीष कश्यप पे हम इस प्रकार की धाराएं लगा के जेल में बंद कर सकते हैं, तो तुम किस गाजर मूली खेत के हाँ, वो किस एक खेत की मूली हो। नजीर सेट कर दी कि देखिए आपके हाँ, साथ ये भी हो सकता है, ज्यादा उछलोगे तो। ज्यादा उछलोगे तो ये स्थिति है, और ये भयंकर स्थिति है। इससे 2 चीजें हैं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया, और उस लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ अब बोलने वाला भी जो है वो उसको सप्रेस किया जा रहा है। ये मतलब पत्रकारिता की एक प्रकार से कहिए निर्मम हत्या कर दी। एक बार विडंबना भी जो है वो आत्महत्या कर लेता है, ये सारी चीजें देख के, जिस प्रकार से बंगाल में, बिहार में हो रहा है। लेकिन खैर, लोग इस वक्त यूपी पे ज्यादा बिजी हैं, यूपी का फोकस लोगों के दिमाग अभी में ज्यादा मुद्दे रहता है। पे यूपी वाले से मेरे एक बात याद आ गई कि पिछले साल जब यूपी के चुनाव चल रहे तो सब लोग, ये अजीत अंजुम और ये सब लोग यहाँ खूब वीडियो बना रहे थे। तो हम्म। मैंने कुछ ट्वीट भी किए थे, मैंने उस पर वीडियो में भी अपने ये बात कही थी और कई लोगों के रिएक्शन भी आए थे। मैंने कहा था कि जो अजीत अंजुम
इस समय उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उसी के खिलाफ आप माइक घुसा घुसा के लोगों को बोलने के लिए कह रहे हो कि साहब सरकार के खिलाफ वीडियो बना रहे हो। अगर अजीत अंजुम ने ये काम पश्चिम बंगाल में किया हुआ था तो टीएमसी वाले पहले ही दिन इनकी गाड़ी में आग लगा देते, पहले ही दिन। अरे सर, वो तो बिहार के हैं, बिहार में अभी किसानों पे लाठीचार्ज हुई थी बक्सर में, वो कहां गए? अभी स्टूडेंट का इतना बड़ा मुद्दा बिहार में उठा है, नई जो शिक्षा नीति बनी है, पूरे देश में सीटेट के बाद बहाली किया जा रहा है, यहाँ पे एक नई शिक्षा नीति बनी है, उसको लेकर के शिक्षक संघ और बहुत सारे स्टूडेंट की कम्युनिटी विरोध आई हुई है। कहाँ कोई बात कर रहा है? मुझे तो रोजगार वाले भी नजर नहीं आ रहे बात करते हुए, सरकार और इसके बीच सवाल पूछने। टॉलरेंस की बात कहते हो, लोग कहते हैं ना कि इनटॉलरेंस वाली बात है। योगी आदित्यनाथ ने तो एक भी दिन नहीं कहा। और इवन उत्तर प्रदेश में तो भाजपा वाले इस समय पूरे, क्या कहना चाहिए कि अपने शीर्ष पे हैं, एक तरह से कहना चाहिए कि केंद्र में सरकार है, सबसे ज्यादा सांसद हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की योगी की लगातार 2 बार सरकार है। किसी पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। यहां पर भी क्या यूट्यूबर कम है जो योगी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं? पिछले साल एक योगी के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी कि साहब ब्राह्मणों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था बहुत बड़ी मुहिम चली थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो किसी पे एनएस नहीं लगाया। वो किसी पे एनएस नहीं लगाया, वो जानते हैं कि जनता को सच्चाई पता है। यही देखिए, यही बात है सर कि बीजेपी पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि फासिस्ट हैं, हिटलर शाही है, लेकिन एक्चुअल में ये लोग हैं नहीं। और जो हैं उनसे आप देखिए कि बंगाल को लेकर के जब वाटरशेड, देखिए बंगाल को लेकर के मैं हमेशा कहता हूं कि बंगाल का वाटरशेड मोमेंट जो स्टार्ट हुआ वो 2017 के पंचायत चुनाव से। उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि बंगाल में डेमोक्रेसी मर रही है। मर रही है। किसने बात की? ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, किसने बात की? तो अजीत अंजुम खुद बिहार पे बात नहीं कर रहे हो। अच्छा, बिहार पे वो साबित करने पे लगे हुए कि ये जो है मनीष कश्यप जो है वो एनएसए लगा है तो ठीक लगा है। मैं अजीत अंजुम से पूछता हूं, क्या उनके पोर्टल से कोई फेक न्यूज नहीं चला? अगर वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं आपके चैनल के थ्रू, तो मैं उनका पूरा डेटा निकाल करके नंगा करूंगा उनको और उनके कम से कम 50 फेक न्यूज साबित करूंगा। तो क्या उसके बाद वो पत्रकारिता छोड़ देंगे? देखिए, ये इंफॉर्मेशन युग है, यहां थोड़ा बहुत मिस इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। मैं एक सेकंड के लिए ये भी मान लेता हूं कि वो फेक न्यूज उससे चल गई होगी, लेकिन क्या वो फेक न्यूज इतनी बड़ी फेक न्यूज थी कि तमिलनाडु के उस काले सच पे पर्दा डाल सके जो सत्य है? क्या हिंदी भाषियों के प्रति तमिलनाडु में पिछले 50-70 सालों से लगातार मुहिम नहीं चल रही है? क्या वहां पे पेरियार समर्थक जो है या जो आर्यन द्रविड़ इन्विजन के बीच में थ्योरी के बीच में बांटने का प्रयास करते हैं, जो तमिल कल्चर को एकदम एक्सट्रीम पे जाके बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश के पोस्टर जलाए जाते हैं, इंग्लिश मूवियों के, हिंदी फिल्मों के जो है, या हिंदी कहीं लिखा होता है तो उस पर कालिक पोत दी जाती है, ये कोई नई बात तो नहीं है। और अगर मजदूर वर्ग वहां पे गया हुआ था, जैसे मैंने आज तक की एक रिपोर्ट दिखाई थी, तो ये क्या संभव नहीं है? इसको सिरे से खारिज किया जा सकता है क्या? वहां तो होता आया है। तो इस पे अच्छा, नीतीश कुमार पे आते हैं हम। बहुत दूर निकल गए हम, बिहार तमिलनाडु पहुंच गए। नीतीश कुमार ये दिल्ली आए थे, ये क्यों, क्या अचानक से, कैसे कैसे प्रोग्राम बना? वैसे तो मुझे तो लगा था कि शायद तेजस्वी की बेटी हुई है, उसे कुछ गिफ्ट विफ्ट देने के लिए गए थे, तो सोचा इसी बहाने खड़गे साहब से भी मिल लें। नहीं, ये बात आपकी 50% ही सही है। आपको याद होगा जब हमने बिहार शो शुरुआत किया था तो मैंने कहा था कि नीतीश कुमार आरजेडी के भरोसे महागठबंधन में नहीं आए हैं। सोनिया गांधी ने उनको अश्योर किया था कि हम तुमको पीएम कैंडिडेट, अगर तुम समर्थन जुटा लोगे तो हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस वक्त तक राहुल गांधी का सस्पेंशन नहीं हुआ था, तो पुत्र मोह में पड़ी हुई थी। उन्हें भी लगा बीच में केसीआर वेसीआर निकल गए, उनसे सपोर्ट मांगा भी था, बिहार में भी आए थे केसीआर, लेकिन सपोर्ट नहीं किया, तो उन्हें लगा कि नहीं बन रहा है तो चलो ठीक है। अच्छा, बीच बीच में बीजेपी पे ट्राई भी मारते रहे, बीजेपी वाले मना करते रहे। जब थक हार गए तो बोला कि एक लास्ट अटेम्प्ट फिर से करें क्या? तो फिर से मिलने जुलने सबका प्रोग्राम था, मिलने जुलने गए थे। इसी बीच क्या हुआ था कि राबड़ी देवी के आवास पे एक इफ्तार की पार्टी थी। मेरी ये बात है और मैं कंफर्म बता रहा हूं। तो
चिराग पासवान बेटी को आशीर्वाद देने चले गए। अब देखिए मीडिया कैसे खेल खेलता है। चिराग पासवान बेटी को आशीर्वाद देने चले गए इफ्तार के ही दिन, और तो नीतीश कुमार तेजस्वी के सामने। साथ तस्वीरें भी आई चिराग की, मैंने देखी हैं वो। जी जी, तेजस्वी के साथ तस्वीरें भी थे। और ये नहीं, नीतीश कुमार सामने है तो उन्होंने उनको एक हिंदू धर्म में परंपरा है बड़ों को प्रणाम करने की, तो बड़ों को उन्होंने प्रणाम कर लिया। अब मीडिया ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि अरे चिराग पासवान जो है बीजेपी को छोड़ के महागठबंधन के इसमें चले गए। हालांकि एक 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में एकता असंभव है, मैं एनडीए के साथ हूं, ये सारी चीजें बकवास है। तो कैसे मोड़ा जाता है खबरों को वो दिखाया। लेकिन खैर आते हैं नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार खड़गे से मिले, नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले, और इन सबसे एक बार फिर से बनाने का प्रयास चल रहा है कि अगर मेरी छवि ठीक है और कांग्रेस हां कर देती है तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे। अब इसमें एक स्टेप आगे चले गए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि कांग्रेस को यह लगने लगा है, कम से कम बिहार कांग्रेस के मेरे पास 3-4 बड़े नेताओं से मेरी बातचीत है, उनको ये लगा कि देखो नीतीश कुमार साफ सुथरा नेता है, अभी हम सत्ता में आने की स्थिति में राहुल गांधी के नाम पे नहीं है, तो हमारे पास मीडिया है, पूरा एक विंग है जो नीतीश कुमार को मोदी के सामने खड़ा कर सकती है। नीतीश कुमार अपने भाषण में, अपनी शैली में नरेंद्र मोदी को चुटीले अंदाज में उत्तर दे सकते हैं रैलियों में, और साफ सुथरी, फिलहाल कम से कम करप्शन का तो चार्ज नहीं रहता है उनपे, साफ सुथरी ठीक ठाक छवि है, सेकुलर है, मुसलमान वोट भी मिल जाएगा। अभी प्राथमिकता हमको यह देनी चाहिए कि किसी तरह बीजेपी का 272 मार्क अलोन रोको। अगर किसी प्रकार ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हम 1-1.5 साल नीतीश कुमार के बहाने बीजेपी की सरकार गिराने में कामयाब हो जाए, तब हम देखेंगे कि हम आगे कितना अचीव कर पाएंगे। लेकिन अभी मुख्य जो है एजेंडा हमारा सरकार गिराना है, और नीतीश कुमार राहुल गांधी से बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, हालांकि इसमें 20 तारीख को डिसीजन आना है और पता नहीं इसमें क्या आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से एक सेंस हो रहा है कि इन लोगों को ये लग रहा है कि राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला लटकने जा रहा है, ये लंबा चलेगा। हाँ, और जब उनको सजा हो चुकी है और सजा पे अगर कोई उन्हें राहत नहीं मिलती है तो डिस्क्वालिफिकेशन तो तय है, वो तो वापस नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि पिछले 2 दिन से दिल्ली में उनका जो घर है वो सारा सामान खाली कराया जा रहा है। जी जी, देखिए अभी तो कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, आपसे कहा भी नहीं किसी ने बंगला खाली करने के लिए, सही, लेकिन राहुल गांधी के जो पैकर्स वाले हैं वो सारे के सारे गए हुए हैं। कल इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पे खबर छापी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी, कई ट्रक सामान निकला है और सोनिया गांधी के घर पे उसे शिफ्ट किया जा रहा है। जी तो मुझे जी, ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं से ये चीजें सेंस हुई अचानक ही कि अब तो राहुल गांधी गेम से बाहर हो गए, ठीक बात 6 साल के लिए गए कम से कम। है। तो 2024 तो मान ही लें आप कि नहीं लड़ पाएंगे, लोकसभा के सांसद नहीं बन पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ सकते, राज्यसभा में नहीं जा सकते, तो एक तरह से वो तो 6 साल के लिए बाहर हो जाएंगे। तो शायद नीतीश कुमार को अपना चांस लगा हो और वो केजरीवाल को भी इस बहाने टटोलना चाहते हो, क्योंकि राहुल नहीं, के ये है, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद से ही केजरीवाल भी बहुत ऊंचे स्वर में चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल मैं वही कह रहा मोदी हूँ, पे ये पूरा हमला दोनों है। बोल रहे हैं, कहीं डिग्री को लेकर, कहीं भ्रष्टाचार को लेकर मोदी के पीछे पड़े हुए। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार इसीलिए अचानक शेल से निकल के बाहर है। केजरीवाल पे तो हम तीसरा एपिसोड करेंगे अपने चैनल पे, वो बाकी है, ड्यू है, केजरीवाल पे तो बहुत कुछ हो चुका है कर्नाटक मेरे जाने के बाद। लेकिन ये जो आपने एग्जैक्ट बात कही ना, ये बिल्कुल पते की बात है। सोनिया गांधी को भी इधर रियलाइज हुआ कि अगर ठीक है राहुल गांधी के नाम पे नहीं चल पा रहा है, तो क्या एक हम ये कार्ड खेल सकते हैं कि राहुल गांधी को जानबूझ के रास्ते से हटाया गया, थोड़ा सिंपैथी हम जनरेट कर सकते हैं क्या, कम से कम नॉर्थ में भी, चलो बिहार में कार्ड ना चले, शायद यूपी में कार्ड ना चले, लेकिन ये कार्ड थोड़ा बहुत पंजाब में चल जाएगा, हिमाचल चला देंगे, उधर साउथ में चला देंगे, थोड़ा बहुत एमपी स्ट्रांग हो सकता है, क्या हाँ, छत्तीसगढ़ में और काम चल सकता है। वायनाड में चला लेंगे, उधर मैं हाँ वही केरल कह में रहा हूँ, जहां तो 20 में से 15 सांसद मिले हुए हैं इन्हें, वहां पे भी चल जाएगा विक्टिम वहां कार्ड पे भी इनका। चल जाएगा। तो हम्म। ये कार्ड सिंपैथी वाला चला करके नीतीश कुमार को आगे रख के, और देखिए क्या है सर कि 2 साल की सजा है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि हायर कोर्ट में जाएंगे तो शायद सजा कम करके 1 साल कर देंगे, तो ये स्वतः डिस्क्वालिफिकेशन वाला रूल लागू नहीं होगा। हम्म। 2 साल की मिनिमम सजा चाहिए। तो हम्म। ये सारा काम कर सकती है कांग्रेस अगर चाहे तो, लेकिन कांग्रेस अभी कर नहीं रही है। ये बताता है कि उन्होंने अपना गोल पोस्ट जो है ना वो बदल दिया है। अभी उनको रियलाइज हुआ कि यार अडानी वाले मुद्दे पे भी हमको चलने नहीं दे रहे शरद पवार,
फिर उन्होंने सावरकर वाले मुद्दे पर अडानी वाले भी मुद्दे पे जन भावनाएं नहीं जुड़ पा रही हैं। मैं वही राहुल कह रहा हूं गांधी कि को अगर विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे तो शायद जन भावनाएं जुड़े, इन्हें ऐसा ऐसा लग रहा है। भारत जोड़ो बिल्कुल यात्रा का इम्पैक्ट जीरो रहा है, ये सर्वे में आ चुका है सभी के। बिल्कुल भारत जोड़ो बिल्कुल यात्रा को लोग भूल गए हैं कि ऐसी यात्रा राहुल गांधी ने कोई की भी थी। हाँ, बिल्कुल हकीकत बिल्कुल। बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इसी ये को तो नीतीश गुलाम कुमार नबी ने, आजाद ने अपने इंटरव्यू में कहा है। अरे उनका इंटरव्यू तो मैं बता रहा हूँ, अगर ये नीतीश कुमार वाला एंगल हटा दे तो ये एक और कील है ताबूत, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस गुलाम नबी के इंटरव्यू में कही गई बातों को अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन रैलियों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये असंभव है। रैलियों में हाँ, करेंगे, बिल्कुल और करेंगे। खूब सही टाइमिंग पे सही चीज का वो प्रयोग करते हैं, इस इसमें वो मामले में माहिर तो है। नरेंद्र मोदी अमित शाह का जवाब नहीं। अमित शाह ने देखो वहां जाके क्या कहा कल राजस्थान में, शब्द हम्म सुने आप उनके, कि सचिन पायलट जी, आपका जमीनी स्तर पर काम बढ़िया हो सकता है पार्टी के हम्म लिए, लेकिन कांग्रेस का खजाना भरने का काम तो अशोक गहलोत ने किया। यानी कि पायलट की तारीफ भी इसमें छुपी हुई है कि जमीनी स्तर पर आपने बढ़िया काम किया है, हम्म। लेकिन खजाना तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अशोक गहलोत भर रहे हैं। तो ये चीजें नरेंद्र मोदी भी नहीं भूलते, अमित शाह भी नहीं, है तो डायरी में नोट कर लेते हैं। लेकिन ये बताइए कि हाँ, जीतन राम मांझी जो है, वो तो राजनीतिक रूप से तो उनके जो है कब्र में पैर लटके हुए हैं। वो अमित शाह से मिलने चले गए, और अमित शाह पे मुझे आश्चर्य हुआ कि अमित शाह ने उन्हें मिलने की इजाजत दी कैसे, उन्हें समय आपको कैसे दे दिया। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आप ही के शो पे, ये हमारा बिहार स्पेशल चल रहा है, और हमने हाँ, बात की थी कि जीतन राम मांझी बहुत इंटरेस्टेड है अपने बेटे के लिए सिर्फ एक लोकसभा हाँ, सीट बात हुई पाने थी में। हमारी। और अमित शाह क्या है, अभी बीजेपी इस कंडीशन में है कि वो विपक्षियों को कुल मिला के 40 में से 10 सीट तो दे ही सकती है। हाँ, तो अभी उनके हाथ खुले हुए हैं क्योंकि अभी उनके हाँ, कुछ निगोशिएशंस हुई नहीं है। हाँ, बिल्कुल अभी हाथ खुले कमिटमेंट कर हुए हैं। सकते हैं। हाँ, आप देख रहे हैं कि टूट की बात होने लगी है जदयू में भी। लगातार बड़े बड़े लोग जदयू के ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, टूट नजर आ रहा है। वो खास करके ये रामनवमी वाले विवाद के बाद और बढ़ गया है। तो दो चीजें हम समझने का प्रयास करें। अभी अमित शाह चाहते हैं कि लोकसभा में अगर हमें किसी से थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है तो पहले वोट शेयर बढ़ाते हैं, लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीतने का प्रयास करते हैं, उसके बाद 2025 देखेंगे, जो कि सम्राट चौधरी के हवाले है। वो कैसे और एक असल में अमित शाह ये सोच रहे हैं वहां पे कि ओवरऑल एनडीए के नंबर्स बिहार में कैसे पिछले बार के जितने लाए जाए। उनका हाँ, मुझे लगता है कि इस पे भी ज्यादा फोकस नहीं है कि बीजेपी कितनी सीट पर लड़े, विपक्ष को कितने दें। अगर जीतन राम मांझी 2 सीट जितवा सकते हैं तो 2 सीट क्यों ना जीतन राम मांझी के कोटे से दी जाए। नहीं और अभी अभी उनके ये पास है कि ऑप्शन खुले हुए हैं एनडीए बहुत को सारे। उन्होंने 28 सीट का लक्ष्य दिया था, अभी रिसेंट मीटिंग में बता रहा हूं। एनडीए हम्म ने 28 सीट को ये किया है, फाइंड आउट किया है, जिसमें वो जीत सकते हैं, जिसकी संभावना प्रबल है अगर थोड़ा सा हम्म। वर्कआउट किया जाए तो। अब तो सर जीतन राम मांझी कितना इम्पैक्ट डालते हैं? 2 सीट पे डालेंगे सर, एक थोड़ा बहुत पाटलिपुत्रा सीट एक्चुअली लड़ेंगे तो रामकृपाल यादव, हम्म लेकिन उस सीट पे थोड़ा बहुत उनका इम्पैक्ट है, और गया साइड जो है वो भी हम्म उनका इम्पैक्ट है। हम्म हम्म तो हम्म, हम्म, देखिए क्या है ना कि इस वक्त 1% वोट भी एनडीए के लिए बहुत मायने हैं। जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और साथ में लेफ्ट लड़ रही है, कांग्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करे ना करे, लेकिन नैरेटिव चलाने के लिए कांग्रेस को इनका साथ आवश्यक है, क्योंकि बड़ा जितने बड़े देश के मीडिया हाउस हैं वो सब प्रो कांग्रेस ही हैं, हम्म। इसलिए ये जरूरी है। लेकिन एक इसमें बड़ा डेवलपमेंट ये है कि चलिए हम मान लेते हैं नीतीश कुमार ये सारी गोलबंदी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बीजेपी को भी आपको 272 से पहले रोकना होगा। योगी जी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए पूरे देश में मुझे लग रहा है कि योगी जी जितनी सभाएं जब लोकसभा में करेंगे, जिन जिन जगहों पे भी, महत्वपूर्ण जगहों पे, यूपी में अब मैं 70 और 75 से नीचे मान के नहीं चल रहा हूं बीजेपी को। हम्म गुजरात स्वीप ही हो जाएगा, हम्म। और राजस्थान में भी आपके अच्छे हालात नहीं है, लोकसभा में एमपी में भी रिजल्ट जो है वो खराब नहीं आएगा। हाँ, लोकसभा में तो सब जगह ठीक है, और लोकसभा में तो मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल में भी जो है सीटें एक बढ़ी भले जाए, कम नहीं होगी 18 से। मैं नहीं मानता कि नीचे जाएंगी वहां सीट, मैं वही कह रहा हूं। तो क्योंकि इस कांग्रेस और लेफ्ट वहां जितना नीचे जा चुके हैं और इससे नीचे जाएंगे नहीं, वो भी थोड़ा बहुत बढ़ेंगे और वो ममता का ही नुकसान करेंगे जितना भी बढ़ेंगे वो।
मैं वही बात बार बार दोहरा रहा हूं। तो नीतीश कुमार के लिए संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी देखिए इन सीमित संभावनाओं में भी वो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा है, कम से कम बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे थोड़ा मेहनत करते तो शायद बिहार में भी उनको सीटें मिलती। तो जीतन राम मांझी का क्या हुआ फिर उसके बाद? वहां वहां उधर मीडिया ने क्या खबरें छापी उनके बारे में? क्या आया नहीं, बिहार में मीडिया में तो उन्होंने आउटकम? आके आके बयान दिया कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी, ऐसा कुछ नहीं, हम तो महागठबंधन जैसे के बड़े साथ नेता हैं। देते हैं बयान, बहुत बड़े बड़े नेता, है ना, कि इसके आप ज्यादा मायने मत निकालें, है हाँ, ना। उसके दो कारण है सर। देखिए, जीतन राम मांझी को भी मुझे पता है लगता है कि जीतन राम महागठबंधन। मांझी अपनी ऑफर दे आए हैं अमित शाह को कि साहब ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो ऐसे होगा, आप मुझे बता देना कि कब आना एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही है कि उन्होंने अपना ऑफर दे दिया है। अब है। अमित शाह के पाले में गेंद है, लेकिन अमित शाह बहुत पक्के खिलाड़ी हैं। उनको अगर 2 सीट का ऑफर दिया होगा तो वो मेक श्योर करेंगे कि चुनाव के नजदीक तक इनको खींच के लेके जाए और देंगे एक ही लोकसभा की सीट, हाँ, बिल्कुल क्योंकि सही बात है, जो महागठबंधन भी कहीं इनको एक ही फिर ये लोकसभा की सीट दे रहा पलटी है। मारने की भी कोई पोजीशन में ना रहे तब तक ये। एग्जैक्टली वैसे मुझे डाउट है कि महागठबंधन इनको एक लोकसभा सीट भी देगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, महागठबंधन के ये पास अब थोड़ा सा 2 मिनट में बताइए, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की रिसेंट एक्टिविटीज क्या चल रही हैं? क्या क्या काम चल रहा है इनका? अभी 9 तारीख को उन्होंने बढ़ी हुई बिजली के दाम जो है बिहार में, उसको लेकर के लोजपा ने, रामविलास पासवान लोजपा ने पूरे बिहार में प्रदर्शन किया था, मशाल यात्रा वगैरह की थी। इसके अलावा अब मोतिहारी कांड हो गया तो उस पर वो ज्यादा फोकस्ड हैं। और नीतीश कुमार के खिलाफ इस अरे पूरे उनका तो प्रमोशन हुआ, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया उन्हें चुनाव आयोग से। जी जी, लोजपा को सब, वहां उधर कुछ कुछ उधर नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह इन्हें वोट मिले हैं काफी, जी है ना। जी, तो तो ये उसमें मैं वही क्षेत्रीय कह रहा पार्टी हूँ। का दर्जा मिला है रामविलास पासवान गुट को। मैं वही कह रहा हूँ कि चिराग पासवान अभी रिसेंटली लगातार जो माहौल बना रहे हैं, अभी वो शिक्षक संघ के जितने लोग हैं उनसे मिले हुए हैं रिसेंटली। और एक बड़ा बवाल बिहार में है जो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, होने जा रहा है, शायद बहुत बड़ा बवाल होगा। वो नई टीचर्स की बहाली को लेकर के जो नया नियम बना है उसको लेकर के हम सड़कों पे हर एक जिले में बड़े आंदोलन आने वाले समय में देखेंगे शायद बहुत जल्दी। और ये देश भर की मीडिया की खबर जो है वो मजबूरी वसी सही यूपी से बिहार शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि ये आसान नहीं है। सरकार ने कहा है कि जो हमारे खिलाफ आंदोलन करेगा उसके ऊपर हम राजद्रोह का केस लगाएंगे। इसके बाद अच्छा, और हाँ, स्टूडेंट्स गाली देने लगे कि बोला ये तो हद ही हो गया, हमारा फिर बिहार टेट एग्जाम लेने का मतलब क्या था। बहुत सारी बातें इसमें, वो हम लोग अगले अंत में एपिसोड में आपका, जरूर करेंगे। मुझे पता है कि आपका भी लाइव होना है, एक अंतिम जो सवाल वो मेरा था कि आप प्रशांत किशोर से भी जुड़े रहे हैं। जी, पीके ने कहा है कि हम ईमानदार लोगों को सपोर्ट करेंगे, ये क्या है? क्या कहा है इन्होंने? इसका क्या मतलब निकाला जाए? कुछ निर्दलीय कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि अभी अभी एक उनका एमएलसी भी बन गया, शिक्षक जो हाँ, वो एमएलसी तो बड़ा बनते हुआ हैं। दिलचस्प, बताते हैं कि इन्होंने सपोर्ट किया था इन लोगों ने। हाँ हाँ, सपोर्ट किया था, कैंपेनिंग की थी। देखिए हम्म, डिजिटल मार्केटिंग में तो सीपैक वालों का कोई जवाब नहीं है। हम्म, ये जो है पूरा प्रशांत किशोर का टीम बहुत अच्छा ये काम करते हैं ये लोग। लेकिन हम्म, मुझे अभी भी लगता है कि बिहार में सर विकास, अ, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पे बिहार की हाँ, जनता वोट नहीं करती है और नहीं करेगी। अभी आप डेटा कलेक्ट करते रहिए, देखते हैं कि 2024 में कितने लोगों को वो बाहर से सपोर्ट करते हैं सॉरी प्रशांत किशोर, और उनके कितने लोग जो है वो डेंट कर पाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद वो बीजेपी के लिए बेनिफिशियर नहीं होगा, क्योंकि वो कर जरूर रहे पॉलिटिक्स आरजेडी या नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन आप देखिए कि उससे टारगेटेड वोटर कौन है। ये वो वोटर है जो मुखर रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ और आरजेडी के खिलाफ, वही तो स्विच करेगा। क्या मुसलमान वोट या यादव वोट टूट रहा है शिक्षा के मामले पे, या जो जो सवाल उठा रहे हैं? नहीं टूट रहा है, और टूटना उसी वोटर को चाहिए। तो ये स्थितियां हैं सर। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगले शो में फिर डिस्कस करेंगे बाकी चीजें। और जी सर। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय श्री नमस्कार। जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।